कहाँ की तालीम है? कहाँ की तालीम है? और ये मेरी एचसन कॉलेज में पढ़ा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एंड देन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद फेलोशिप करने के लिए कनाडा और अमेरिका चला गया। वेरी गुड। अच्छा, अब चूंकि आप एक बहुत ही अहम इदारे को 20 साल से देख रहे हैं, सारी दुनिया का आपका एक्सपोजर है और इब्तदाई तालीम जो है आपकी पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों की है, ये जो अब यूथ का रुझान हुआ है ग्राउंड्स में कम जाने का, खेलों की तरफ कम जाने का, कमरों में बंद रहने का, इसको आप रिजवान नसीर साहब, एक लाज़िम बात है, आप एक मैच्योर उम्र में हैं, आप कैसे देखते हैं इस सारी तब्दीली को? देखिए, ये आई थिंक एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक हम देखें तो वो खबरनामा आता था 9 बजे और उसके बाद रात 12 बजे कौमी तराना होता था और टीवी खत्म हो जाता था, उसके बाद फिर उसने शाम को शुरू होना। सो मुझे वो टाइम याद है टिल द 1970s। उसके बाद जिस वक्त ये इतने सारे चैनल्स 90s में ऐड हुए और उसके बाद फिर ये अल्टीमेटली फ़ोन आया और उसके बाद उसने सोशल मीडिया ने आके टोटल एक चेंज जो है वो ले आया। ऑब्वियसली उसमें अब बहुत सारे चेंजेस हैं, लोगों की उस पर डिपेंडेंस आ गई है और इससे जो एक बहुत बड़ा चेंज सारी दुनिया में आया है। सारी दुनिया जो है ना, वो इसके जो मुज़र असरात हैं, पॉजिटिव बेपनाह है, मगर जो मुज़र असरात हैं उस हवाले से कानून साजी कर रही है, अवेयरनेस पैदा कर रही है। हमारे यहाँ ये है कि वो अभी बिल्कुल मादर पेदर आज़ाद है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने जब ये प्रोसेस शुरू किया तो हर कोई ये कहता था डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है, अब वापस आ जाए, ये पाकिस्तान में आ चुके हैं, ये नामुमकिन बात है, ये नहीं होने लगा यहाँ पे। ये आप जो बात करते हैं, जो जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, हमारा आखिरी साल था 91 में हमने स्टडी की थी और उसमें ये पता चला था कि 95% चांसेस ये है कि हादसे या इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। ठीक। उस वक्त कोई नहीं उठाने वाला था। जब आपकी डेथ हो जाती थी तो कोई एक फलाई इदारा आता था, उसकी एम्बुलेंस आती थी, वो उठाती थी और पूरी ट्रैफिक आपके लिए रुक जाती थी। तो मैं सोचता था क्या मुर्दा परस्त कौम है हम, कि हम जब वो बंदा बेचारा जिंदा था, तड़प रहा था सड़क पे, उसको कोई मेडिको लीगल केसेस की वजह से उठाने को तैयार नहीं था। अब जब उस बेचारे की डेथ हो गई तो अब उसके लिए सारी ट्रैफिक रुक गई है। ये क्या है? हम इस कल्चर को क्या चेंज नहीं कर सकते? एंड जब हमने ये काम शुरू किया हर बंदा यही कहे, और वेस्ट में 3 मिनट का टाइम था ना जी उस वक्त भी, और जिस तरीके से तो फिर फाइनली जब हमने ये नेशनल रिफॉर्म्स किए हमने वजारत दाखिला में, उस वक्त मेरी कोशिश ये थी कि जो कंसर्न इदारे हैं, जिस तरह शहरी दिफा हो गया या कुछ और, ये लोग फाल बने, ये लोग काम करें। ये जो अस्पतालों में एम्बुलेंसेस फारिग खड़ी हैं, इनको क्यों नहीं सही एक निज़ाम बनाते, उसमें क्यों नहीं लेकर आते? फायर सर्विसेज हमारी जो बल्दिया की है, पानी फेंकने से अलावा आगे नहीं जा सकी। फायर फाइटर्स दुनिया में बड़े वेल ट्रेंड होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, तो ये तो जो अब ऊंची बिल्डिंगे बन रही हैं, इनको तो डील करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। तो ये क्यों नहीं करते? तो ये सारे सिस्टम को इकट्ठा ले आए हमने, 2002 के नेशनल रिफॉर्म्स करवा दिए, जिसपे सारे सूबे एग्रीड थे, लेकिन जिन लोगों को हम जिम्मेदारी दे रहे थे उनकी कैपेसिटी नहीं थी, ना वो करना चाहते थे। और ये जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं परवेज राय साहब की गवर्नमेंट, ये 2000 नहीं, इससे पहले 2002 और 2003 में हमने कौमी रिफॉर्म्स करा लिया था, नेशनल रिफॉर्म्स वजारत दाखिला में। अगर वो इम्प्लीमेंट हुए होते तो शायद आधे लोग बच जाते। अच्छा। तो उसके बाद 2004 में मैं वापस आ गया पंजाब में, तो उन्होंने ये नेशनल, आप उस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री में थे? जी, इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ हमने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशनल टास्क फोर्स फॉर रिवैम्पिंग सिविल डिफेंस। मैं खुद नहीं आना चाहता था बिकॉज अल्लाह का शुक्र है कि आई हैड अ वेरी अपना सेटअप था। अच्छा। सेटअप तो सारे, तो मैंने कहा था मैं हेल्प जरूर कर दूंगा, लेकिन मेरा अपना आने का इरादा। क्या काम कर रहे थे उस वक्त? मैं प्रैक्टिस कर रहा था। आई हैड वर्क विद द गुरु ऑफ नी सर्जरी इन द वर्ल्ड। अच्छा, जिसने दुनिया में एक सेट किया स्टैंडर्ड फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। मैंने उस बंदे के साथ काम किया, माशाल्लाह, जो आज गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। 14 साल में 97% सक्सेस रेट। तो मेरे उस वक्त 100 से ज्यादा मैं रिप्लेसमेंट कर चुका था। सारी चीजें जो थी तो मेरी बहुत अच्छा सारा कुछ था। और ये नी सर्जरी वाले, नी रिप्लेसमेंट वाले तो बहुत कमाते हैं। सब कुछ छोड़ना, यानी आप सोचे मैं जो अब मुझे मिलता है महीने बाद वो 3 दिन में बना लेता था। तो आप सोचे आम मेरी जगह गोडियां दा डॉक्टर है। तो फैमिली ने सबने कहा कि जी डॉक्टर साहब की करने लगे हो, कि क्या करने लगे, ये किस चक्कर में पड़ गए, ये नहीं होने लगा। तो नोबडी वुड बिलीव। और जब बात है, तो वो जब नहीं हुए ना रिफॉर्म्स, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड 2003 में वापस आ गया। उन्होंने कहा शौक पूरा कर लिया, देखा ना नहीं ना हुए। तो फिर हमें 2004 में मैं यही कर रहा था कि सिविल डिफेंस और ये इनको फाल बनाई जो इदारे हैं। तो उस वक्त फिर चौधरी साहब ने उन्होंने कहा कि जी ये इन्होंने नहीं ठीक हो ना, आप एक नया सिस्टम शुरू कर लो। तो वो बड़ा मुश्किल चैलेंज था, ना ट्रेंड स्टाफ, ना कोई निज़ाम, जीरो था, ना कुछ भी नहीं। यानी इवन अस्पतालों में भी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन नहीं थे। तो बस एक डिटर्मिन्ड हो गए और वहां से शुरू किया। मई में हमने पहली रिक्रूटमेंट की 200 लोगों की, 2004 में, और पहला बैच हमने 200 लोगों का लिया। उनके पहली बार हमने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग शुरू की।
और उसके बाद सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एम्बुलेंसेज की डेवलपमेंट शुरू की। तो ये ना और आपने बुनियाद सिर्फ लाहौर को बनाया उस वक्त? 14 एम्बुलेंसेज हमने लाहौर शहर से आगाज़ किया था, और आज और 200 रेस्क्यू वर्कर्स थे जो। और आज क्या तादाद है? आज इस वक्त हम पूरे जनूबी एशिया में इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विसेज का मॉडल है, और पहली सर्विस है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने, इंसराग ने सर्टिफिकेशन दी है। तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात थी। बहुत बड़ी। कहाँ से लेकर हम सिर्फ बाकी सूबों की अब हेल्प नहीं कर रहे, हम इस वक्त साउथ एशियन कंट्रीज की, मालदीव जो, और जिस वक्त टर्की में भी अर्थ हुआ अगले दिन हम वहाँ पे थे बिकॉज ऑफ आर यूएन सर्टिफिकेशन। इस साल हम एशिया पैसिफिक रीजन की चेयर भी हैं बिकॉज ऑफ आर यूएन सर्टिफिकेशन। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी जो 15,000 स्टाफ है जो कि पूरे एम्बुलेंस, रेस्क्यू, फायर, एम्बुलेंसेस कितनी, फ्लड रिस्पांस, यानी यू नेम एनी इमरजेंसी, एनिमल रेस्क्यू तक भी हम डेली बेसिस पे। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमने जब कॉल आती थी, बेचारे डेस्परेशन में थे, तो हम कहते थे और कौन जाएगा? तो मैंने कहा जो भी है हम ट्रेन करेंगे, हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे एंड वी हैव टू। मैं तो ये समझता हूँ रिजवान साहब के पौधों को भी बचाना चाहिए, जो अच्छी कौमें हैं, अच्छे वो हैं, करते हैं, वो पौधों को भी बचाते हैं। जब अब ये फॉरेस्ट फायर्स जो हैं, दूसरी फायर्स हैं, उसमें हम ही रिस्पॉन्ड करते हैं। यस, मैंने शुरू में जो ओपनिंग अपनी जहाँ से की थी, ये आपका जो इदारा है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, इदारों के लिए भी एक मिसाल है कि यार अच्छे इदारे बन सकते हैं, अच्छे इदारे कायम रह सकते हैं और अच्छे इदारे रोज़ बरोज़ तरक्की कर सकते हैं। तो ये बड़ा क्रेडिट जाता है कि सबसे में हमारे 2-3 इदारे जो नए बने हैं, ये है, फिर मोटरवे का है, उसकी भी बड़ी तारीफ होती है। नादरा है इसी तरह। नादरा का बहुत अच्छा काम है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं आप? आपने पहले देखा कि इंटरनेशनल करिकुलम्स क्या हैं, फिर हमने देखा कि हमारे अपने ट्रेनर्स हैं या नहीं। जिस तरह हमारी ये तो चूंकि मैं खुद डॉक्टर था तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस का कोर्स शुरू करा दिया। अब जब फायर सर्विस का हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो मुझे याद है उस वक्त चौधरी सरवर साहब पूरे डेलीगेशन यूके से लेकर आए थे कि हम पुरानी गाड़ियां आपको देते हैं। मैंने कहा जी वहां से चली हुई फोर्ड की गाड़ी, ना उसका पार्ट मिल रहा है ना कुछ और, आप अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो हम फायर सर्विस बनाने चाह रहे हैं तो हमारी फायर की ट्रेनिंग कराएं भाई। तो मैं अपने पहले 6 ऑफिसर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, हम स्कॉटलैंड गए और हमने ग्लासगो में जाके ट्रेनिंग की। और लाहौर और ग्लासगो ट्विन सिटीज थी जिसका कोई फायदा नहीं उठा रहा था, तो उसकी वजह से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर ट्रेनिंग की। उसकी वजह से आके हमने जदीद फायर सर्विस बनाई जिसने अब तक 2,45,000 फायर इंसिडेंट्स पे बर वक्त रिस्पॉन्स करके पेशावराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचे। माशाल्लाह। तो रिजवान साहब ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कभी आपसे मदद नहीं चाही? कराची में हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन कोई फैक्ट्री जो है, कोई घर जो है, कोई शॉपिंग मॉल जो है, उसमें आग लगती है, अरबा रुपए का माली नुकसान होता है और उससे बढ़ के ये कि जानी नुकसान बहुत होता है। जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। आई थिंक 18वीं तरमीम के बाद चूंकि सारी चीज़ें अब सूबों के पास हैं, अब सूबे ने करना है। हम जो चीज़ कर सकते थे, जब इन्होंने हुकूमत पंजाब ने, सबने, मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि जी हम दूसरे प्रोविंसेस को भी हेल्प करेंगे। तो हमने जो आज हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है वो ना सिर्फ इनको बल्कि सारे सूबों को ट्रेन कर रही है लाहौर शहर में। आप फोकस हैं अपनी गुफ्तगू में और अपने काम में। बचपन में भी इतने ही थे या शरारती थे को आप? थोड़ी बहुत ही शरारतें ज़रूर होती थी, लेकिन ये है कि आपको देख के क्यों लगता है कि बिल्कुल शरारती नहीं होंगे आप? आई थिंक जितना ये काम और इस चीज़ नहीं आप तो नहीं, आप उनते रहने दो सर, अगर लंग गया शरारत वाला बचपन की पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फोन करके फिर आप ही फोन करना पड़ा 112 बचा लो मुझे, मैं शरारत की थी, आज फाड़ लो। बचपन आप लोग शरारतें करते हैं ना, हाँ। दिन के वक्त अब कॉलें आ रही होती है लड़कियों की कि जी वो कब। अच्छा, ये मुझे आपसे ज़रूर बात करनी है। ये हम पढ़ते रहते हैं अखबारात में, ये जो हमारी जो पुलिस सर्विस है उसमें भी बड़ा 70-80% तक, यानी कि लाखों कॉल्स जो हैं, हमने हमेशा अपने प्रोग्राम में इसको मौजू बनाया। मैं इसको इसलिए बहुत बड़ा क्राइम समझता हूँ क्योंकि उस वक्त आपने लाइन को बिजी रखा है किसी ने, या लोगों को बिजी रखा है। खुदा आपको ज़रा अंदाज़ा होना चाहिए, कोई शख्स मर रहा है, कहीं आग लगी है, खुदा ना खास्ता कहीं कोई, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, मगर लोगों को उसकी शिद्दत का एहसास हो, कहीं कोई रेप हो रहा है, कहीं कोई कत्ल हो रहा है और आप मजाक कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो बड़ा सीरियस मैटर है। इस बारे में हमें ज़रूर आगाह करें कि कितने % फेक या रॉन्ग कॉल्स आपके पास आती हैं? 30,000 के करीब कॉल्स आती हैं डेली। 30,000 और एक्चुअल जो इमरजेंसी है वो तकरीबन 7,000 के करीब है जिनको हम डेली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि कितना ये नंबर है। 25,000 कॉल तकरीबन आपको तो जो जाली आती है, जाली या इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉल या वैसे कुछ। फिर दिन के वक्त अब ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है। पुलिस वालों से हमारी बात हुई थी, वो तो कह रहे थे कि लोग लतीफे सुनाते हैं। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आई तो कम जरूर हुआ है, लेकिन ये है कि फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर है। जहाँ पे वो शुरू में कई कॉल्स थी, उसमें उन्होंने कहा जी इमरजेंसी है, उन्होंने कहा क्या इमरजेंसी है, उन्होंने कहा जी कि वो मैं बिरयानी बना रही थी, मुझे बिरयानी नहीं सही बन रही, तो आप जरा बता दें किस तरह से बनानी है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो फायर फाइटर्स हैं ये मेरे दोस्त के मैदे की आग बुझा सकते हैं?
बहुत खाता है, इसके मैदे में आग ये है। आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की है। देखिए ये आज हमारी बहुत बड़ी इमरजेंसी की जो वजह है ना, वो हमने कल मेडिकल कॉल्स का एनालिसिस कर रहे थे, पेट में दर्द होती है। तो इसलिए मैं लोगों से भी अपील करूंगा हेलो यहाँ पे कि इससे बचना है, डॉक्टर के पास जाने से बचना है और अपनी सेहत अच्छी रखनी है, क्योंकि हम अपने रेस्क्यूअर्स को भी ये कहते हैं। तो उसका बेस्ट फार्मूला मैंने दुनिया फिरी है, लेकिन 2 लफ्ज़ों में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन फार्मूला दिया। उन्होंने कहा जब भी आप खाना खाएं जी जी जी, तो भूख रख के खाएं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी नोट पे हम ब्रेक पे जाएंगे। रिजवान साहब ने बहुत उम्दा बात की आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से और उनके ज़िक्र से बढ़कर क्या कोई गुफ्तगू हो सकती है। और बिल्कुल यही जैसे रिजवान साहब ने फरमाया, एक्चुअल हदीस यही है कि आका ने एक मौके पर फरमाया कि मेरे सहाबी जब बहुत भूख लगती है तो खाने बैठते हैं, और अभी भूख होती है तो खाना छोड़ देते हैं। इस पर आप भी अमल कीजिए, यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी सेहत के हवाले से भी।